Okay, without further ado, we'll start working on the agenda. अच्छा, ये हमने तमाम तर बातें पढ़ी। कैसी कैटरैक्ट जो होता है ना, कैटरैक्ट बेसिकली इस तरह होता है कि आंख का जो आइरिस होता है ना, आइरिस के सामने एक लेंस होता है, वो लेंस ओवरऑल हो ही धुंधला जाता है, ठीक है। फिर वो बड़ा मुश्किल होता है, उसके मेरे ख्याल लेजर की सर्जरी होगी उससे, जिससे ठीक हो सकता, वरना वो ठीक नहीं हो सकता। ये भी आंख की एक बीमारी है, ठीक है। तो एक तो कॉर्निया का मसला आ गया, एक रेटिनल डिसीजेस का मसला आ गया, और फिर कैटरैक्ट का मसला है। ये तीनों चीजें आईसाइट की रिलीजेस से रिलेटेड है। आपको अगर ये टर्मिनोलॉजीज कॉर्निया और रेटिना वगैरह याद नहीं रहते इन द पेपर एंड इवन फॉलोइंग एनीथिंग, यू मस्ट आल्सो राइट कि अल्ट्रावायलेट रेडिएशन जो होती है उससे आई की बहुत ज्यादा डिजीजेस होती हैं, ठीक है। सो ये एक बहुत बड़ा इशू है। अच्छा जी, हैविंग मूविंग ऑन वी हैव, अच्छा अभी तक तो ये सारा कुछ हमने पढ़ा ना कि मसाइल क्या क्या हो सकते हैं ओजोन के साथ। तो भाई सोल्यूशन क्या है, करना क्या है, और सॉल्यूशंस के अंदर हमने उस दिन भी पेपर अटेम्प्ट में बात की थी कि हमें ये भी फाइंड आउट करना होता है, हमें बताना होता है कि अभी तक कौन कौन से एफर्ट्स किए गए हैं इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट ओजोन लेयर और टू रिकंस्ट्रक्टेड, और कोई भी काम हो इस तरह, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आ गया ओजोन लेयर इज एक्सपेक्टेड टू रिकवर बाय द ईयर 2050। इट अब हुआ इस तरह था दुनिया में ना, पता लगा एक दफा सुराख हो गया ना, नॉर्वे फिनलैंड के पास कोई जगह थी, वहां पता लगा सुराख हो। उस पे उन्होंने कहा कि 1987 मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ऑन सब्सटेंसेस दैट डिप्लीट द ओजोन, और फिर 1987 में क्या हुआ था, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। हमने जब क्लाइमेट चेंज पढ़ा था उसमें हमने पढ़ा था कि डिफरेंट अकॉर्ड्स हैं, डिफरेंट कन्वेंशंस हैं, डिफरेंट समिट्स थे जिनके अंदर ये डिसाइड हुआ था। एक उनमें से बहुत इंपॉर्टेंट था मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, जिसमें दुनिया को पता लगा 1987 में, ठीक है। और उस पर उन्होंने कहा यार ओजोन को करना ही करना है। अब ये नीचे एक पिक्चर शो की गई है कि ओजोन लेयर है और उसको गवर्नमेंट्स डिफरेंट अराउंड द वर्ल्ड ना और यूएन सारे वगैरह मिलकर ठीक कर रहे हैं। अब ये अगर बात तो बिल्कुल जायज है कि हम सब ने मिलकर खराब की, हम सबको ठीक करना चाहिए। अच्छा, आगे चलते हैं। फर्स्ट पहली जो कौन सी मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में ना, पहली जो चीज थी इंपॉर्टेंट, वो थी काइगली एग्रीमेंट, अमेंडमेंट टू एड्रेस हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स अंडर द मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, ठीक है। काइगल एग्रीमेंट में डिसाइड हुआ दो बातें, उन्होंने सारी ऐसे यहाँ मेंशन की है, वो हम एक एक करके स्टडी करते जाते हैं। काइगल एग्रीमेंट में उन्होंने कहा कि बेसिकली अमेंडमेंट टू द मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल लीगली बाइंडिंग एंड विल कम इनटू फोर्स फ्रॉम 1st January 2019. 197 countries including India have agreed to the timeline to reduce the use of HFCs by roughly 85% of the baseline for 2045. हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स वो हेलॉन्स, और पीछे हमने मिथाइल का क्लोरोफॉर्म पढ़ा, और रेफ्रिजरेशन और एरोप्लेन्स के साथ जो जो चीजें हैं, इसके अलावा हीटिंग ओवन्स यानी कि माइक्रोवेव ओवन वगैरह, इनके साथ जो रेडिएशंस हैं, इन तक का हम रिड्यूस कर लेंगे यूसेज 85%। दैट इज अ लॉट फिट बाय 2045. After 7 years of negotiation, 197 finally agreed. Best part, avoid global warming up 2.5 degrees. एसिड रेन्स, ओजोन डिप्लीशन, इनसे एक अलग मसला ग्लोबल वार्मिंग का भी है। ग्लोबल वार्मिंग ये है कि अर्थ का टेम्परेचर इतना बढ़ता जाता है कि बहुत बड़ा मसला हो रहा है, ठीक है। आप ग्लोबल वार्मिंग आप 0.5 यानी कि आधा डिग्री कम कर सकते हैं अगर आप काइगल एग्रीमेंट की सारी बातें माने, ठीक है, काइगल एग्रीमेंट की। तो ये इसका एक साइड बेनिफिट है। लेकिन गाइस ये बात भी पता चाहिए कि ये 197 सिग्नेटरीज है और 7 years ऑफ नेगोशिएशंस हुई थी, ठीक है। दिस इज वेरी सैड। अच्छा जी, उसके बाद आ गया व्हाट्स नेक्स्ट आफ्टर एचएफसीज, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स के बाद क्या मसला है। सबसे पहले तो जी क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स का मसला है, फिर हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन्स का मसला है, फिर हाइड्रोफ्लोरो ऑक्साइड्स का मसला है। ये तमाम तर चीजें उन्होंने बताई हुई हैं, ये आपको एग्जैक्टली याद रखने की जरूरत नहीं है। आपको पता होना चाहिए कि ओडीपी किसे कहते हैं और जेडब्ल्यूपी किसे कहते हैं, ठीक है। ओडीपी कहते हैं ओजोन डिप्लीशन पोटेंशियल, उस चीज में कितना पोटेंशियल है कि वो ओजोन को खराब करेगी, ठीक है। और जीडब्ल्यूपी क्या होता है,
ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल, उस केमिकल में कितना पोटेंशियल है कि वो ग्लोबल वार्मिंग की तरफ कंट्रीब्यूट करेगा. These are the two things you should remember. That is global warming protocol, that is the GWP, and ozone depletion protocol, that is ODP. These are the two things that should be kept in mind. कि वो कौन से हैं. क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स जो होते हैं वो हाई ग्लोबल वार्मिंग होते हैं और हाई ओजोन डिप्लीशन पोटेंशियल होते हैं. HFCs जो होते हैं वो हाई ग्लोबल वार्मिंग होते हैं और लो जीरो, मतलब उनका ऑलमोस्ट जीरो होती है ओजोन डिप्लीशन पोटेंशियल. अभी दुनिया अग्री इस पे करी कि इसको फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले इसको इरेडिकेट करना है, ठीक है. और इनको सबसे ज्यादा कोशिश इन पे हो रही है वैसे, क्योंकि देखिए ये दोनों चीजों को बड़ा सही कंट्रीब्यूट करते हैं. बट व्हेन आई वाज यंग तब से हमने सुना था कि ऐसे परफ्यूम्स आएंगे जो CFC फ्री होंगे, ऐसे माइक्रोवेव्स आएंगे जो CFC फ्री होंगे. अनफॉर्चुनेटली ऐसे हैं, मगर आम प्रैक्टिस में अभी भी पुराने हैं. सो वो जो 197 कंट्रीज थी वो सिग्नेटरी तो हैं, वो उस तरह ऑनर नहीं कर रही अपने गिवन जो उनके काम है ना वो. अच्छा जी, उसके बाद आ गया हाउ टू रिड्यूस ओजोन लेयर डिप्लीशन. सबसे पहले उन्होंने कहा डोंट बाय एरोसोल स्प्रे, मीनिंग एरो सोल्यूशन जिसमें हो ना एयर फ्रेशनर वगैरह जो चीजें होती हैं, ये ना यूज किया करें. बिल्कुल सही. आगे चलते हैं. परचेज न्यू रेफ्रिजरेटर्स. आप वो रेफ्रिजरेशंस के प्रोसेसेस यूज करें, वो रेफ्रिजरेटर्स यूज करें जो CFC फ्री हो, ठीक है. अब पूरी दुनिया में शायद मैन्युफैक्चरिंग में इस तरह के फ्रिजेस जो होती है ना वो CFC फ्री वाली फ्रिजेस है. फिर आगे लिमिट प्राइवेट व्हीकल ड्राइविंग. ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि अगर आपने कहीं पास ही जाना है तो आप वॉक करके जा सकें. आई एम स्टूडेंट ऑफ पेप्स, तो हम लोग तो वॉक करके जाते थे कॉलेज और वॉक करके वापस आते थे, ठीक है. जनाब मेरा उस टाइम घर था PBB, तो वो आप अपनी गाड़ी में ना जाया करें, आप पैदल जाया करें. ये एक मॉडर्न पार्ट है. मगर ये बात वही जो पहले से हम मतलब सुबह से कनेक्ट कर रहे हैं, वो ये कि पब्लिक अवेयरनेस का काम है ना. Literally, I have a friend who is manager at one of the hotels, Hotel One, that is close to Kalapul, और वो उसका घर इस्लामाबाद में, और वो पैदल जाता है सिर्फ इसलिए क्योंकि ट्रैफिक कितनी होती है. कहता है यार मैं सुजुकी पे कहीं फंसता हूँ, तेरी सोच है. कहता है मेरी अपनी गाड़ी हो मैं तो बहुत ही खराब होता हूँ, तो कहता है इसलिए मैं मोस्टली पैदल जाता हूँ, ठीक है. सो ये भी एक साइड है कि मतलब इतना आपने मजबूर कर दिया ट्रैफिक के थ्रू लोग पैदल ही जाएं. मगर क्या आप वो व्हीकल्स भी पास करें. अच्छा, व्हीकल्स वाला मसला क्या है. व्हीकल से निकलता है कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है, CO. कार्बन मोनोऑक्साइड जो होता है ना वो काफी डेंजरस होता है फॉर एग्जाम्पल. उसके बाद आ गया बैन यूज ऑफ नाइट्रस ऑक्साइड. नाइट्रस ऑक्साइड क्या होता है. गाड़ियों में एक चीज यूज होती है जो एकदम से सारा फ्यूल बर्न कर देती है, दैट इज कॉल्ड नाइट्रस ऑक्साइड. उससे भी बहुत ज्यादा नॉस कहते हैं इसको. अच्छा जी, उसके बाद आ गया एंड प्रोडक्शन इंपोर्ट्स ऑफ ODS. ओजोन डिप्लीशन की जितने भी केमिकल सॉल्यूशंस है ना वो सारे ODS उनको कहते हैं. उसकी प्रोडक्शन या उसकी इंपोर्ट्स बंद होने चाहिए. Identify alternatives through SNAP. SNAP is a methodology like SWOT that can find alternatives for anything in the world. फिर आ गया ban release of ozone depletion refrigerants. Manufacturers should be label products with harmful ODS. ये लास्ट वाली बात इंपॉर्टेंट है कि मैन्युफैक्चरर्स अपनी चीज के ऊपर बताएं ना कि भाई ये ओजोन के लिए बहुत ज्यादा अनफ्रेंडली है, ओजोन के लिए फ्रेंडली नहीं है. ये लेबलिंग ही अगर ऐड कर देना तो काफी ज्यादा फर्क पड़ता है, ठीक है. ये ओजोन को ना डिप्लीट करने के कुछ तरीके हैं. अभी तक ओजोन में जो क्वेश्चंस हैं गाइस वो और एसिड रेन से रिलेटेड वो प्लीज पूछें. इमदाद, आई एम लुकिंग फॉर यू. सर क्लियर है. वेरी गुड. अच्छा, तो और किसी का कोई क्वेश्चन गाइस. खिजर, हमना, हिरा गाइस. नो सर. ये तुम लोग कर्टसी में कह रहे हो आज या मैं बहुत तेज जा रहा हूँ तो काक समझ नहीं आ रही. नो सर आ रही है सर. चलें, गुड टू नो गाइस. वी विल मूव फॉरवर्ड. सर ये वेरी गुड खिजर, क्वेश्चन बोल शाबाश. जी सर, ये जो ओजोन लेयर होती है कि सॉलिड लेयर है या गैसियस स्टेट में है? गैसियस स्टेट में है, लेकिन उसका गैस का एक कंपाउंड जो है ना वो इकट्ठा हुआ है और उसका स्पेसिफिक कलर भी है ब्लू, इसलिए वो दूर से भी पता चल जाता है कौन सी ओजोन की लेयर है. आपने अगर इमेज देखी हो ना चांद से भी जमीन की या स्पेस से भी जमीन की,
तो उसमें जी मोस्टली जी ब्लू ही नजर आती है जमीन. दैट इज ऑल्सो बिल्कुल ड्यू टू वाटर बट ऑल्सो ड्यू टू द फैक्ट दैट ओजोन इज देयर. हमें भी जो स्काई ब्लू नजर आता है ना, वो ओजोन की वजह यस से. सर. तो सर ये मतलब जो हमारे ये स्ट्रेटोस्फीयर में होती है, तो ये एरोप्लेन इसके ऊपर उड़ते हैं या इसके अंडर? बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन है. देखिए मैं आपको बात समझाता हूँ कि सबसे ऊंचा एरोप्लेन जो जाता है ना, वो नेवस्टार टेक्नोलॉजी का करके बच्चे, वो जाता है 22,000 फुट की बुलंदी पे. ठीक है. यस सर. 22,000 फुट इज बेसिकली प्राइमरी एटमॉस्फेयर. इतना ऊपर कोई मतलब प्लेन नहीं जा सर सकता. F-15 वगैरह या नेवस्टार की जो टेक्नोलॉजी है ना, वो जाती है आयोनोस्फीयर में, वो उससे बाहर की है. इवन जो इराक अफगानिस्तान इराक अमेरिका फर्स्ट वॉर थी ना, खलीज की पहली लड़ाई जिसको कहते हैं, बेसिकली अरब इराक वॉर, ऐसा उसका उन्होंने नाम रखा था. तो वो उसके अंदर इराक हारा ही इस तरह था, इराक की पॉलिसी सद्दाम वगैरह की फेल इसलिए हो गई थी जिससे वो रिकवर नहीं कर पाए थे. वो ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म जो अमेरिका ने किया था ना, तो इन्होंने, इनके पास जितनी भी टेक्नोलॉजी थी वो उस वक्त के सारे एरोप्लेन्स की सर्वेलेंस और पैट्रियट मिसाइल्स, उन्होंने उसकी तैयारी फुल की हुई थी 100%. लेकिन जो नेवस्टार की टेक्नोलॉजी थी वो उससे ऊपर थी. सो ये एरोप्लेन्स जो होते हैं वो प्राइमल एटमॉस्फेयर, यानी कि ऊपर वाला एटमॉस्फेयर, इसी में जाते हैं. हेलीकॉप्टर्स उससे भी नीचे जाते हैं. और कमर्शियल बड़ी एयरलाइंस ऊपर जाती हैं. जो छोटे जहाज होते हैं ना, लाइक द वन दैट गो टू स्कर्दू, वो जमीन से बड़ा थोड़ा सा उठ के चलते हैं, बड़ा क्लियरली नीचे नजर आता है खेत, लोगों के घर, इवन गाड़ियों के कलर आइडेंटिफाई हो जाते हैं इफ यू आर फ्लाइंग, इफ यू आर एट द विंडो साइड. तो जो फाइटर जेट्स होते हैं वो हाईएस्ट जाते हैं, और हाईएस्ट पॉइंट 22,000 फीट है. दैट इज प्राइमल एटमॉस्फेयर. below stratosphere, below atmosphere, below troposphere, below ionosphere, everything. ठीक है. जो ओके सर. ओजोन से बाहर कोई चीज जाए ना, तो ओजोन से बाहर अगर कोई चीज चली जाए तो अर्थ उसको साथ लेके नहीं घूमता फिर. ठीक है. अर्थ की स्पेस ग्रेविटी. हो जाता है सर. यस. उस पे स्पेस वाले इफेक्ट्स आने शुरू हो जाते हैं, मीनिंग कि वो साथ घूमता है लेकिन वो पीछे रह जाता है. ये फैक्ट है. जो स्टारलिंक की है ना सैटेलाइट्स, इसकी इलॉन मस्क की, जो जाएंगी, जो पूरी दुनिया में नेट देंगी 24 जो है, वो ओजोन से बाहर जाएंगी. ठीक है. वो उसका कॉन्सेप्ट है. ओके सर. हाँ, ये टोटल बात है. तो ये बिल्कुल आप ठीक कह रहे हो. ओजोन तक हर चीज अर्थ अपने साथ लेके घूमती है. उसी में सारे प्लेन्स जाते हैं, मोस्टली कमर्शियल, ये वो एटसेट्रा एटसेट्रा. ठीक है. सो दैट इज. मतलब सर वहां तक हमारी ग्रेविटी एक्ट करती है, मतलब हाँ, ओजोन के वहां तक बाहर ग्रेविटी नहीं होती. ग्रेविटी ऊपर भी एक्ट करती है, लेकिन वहां तक यस सर. 100% प्रॉपर एक्ट करती है कि कोई चीज हो तो साथ लेके चलती है. उससे ऊपर अगर जाए ना, तो ग्रेविटी हल्की हल्की उसको भी खींच रही होती है. ग्रेविटी तो मून को भी खींच रही है, लेकिन फिर यस सर. टाइम डिस्टेंस स्पेस टाइम कंटिन्यूम थोड़ा सा डिस्टर्ब होता है उससे. और सर ये जो ओजोन की ये लेयर है, ये गैसियस स्टेट में है, तो सर ये मतलब जमा हुई हुई है या कि दोबारा ये खुद को मतलब वेरी दोबारा वेरी गुड, क्रिएट वेरी होती गुड पॉइंट. रहती है? ये इस तरह के फर्ज कर, गैस की एक लेयर है और वो यस कंडेंस्ड है. सर. ठीक है. तो उसके यस अंदर सर. से अगर जहाज पास करे तो, या कोई भी रॉकेट पास करे तो पता चलता है. ठीक है. नंबर 1. नंबर 2 कि वो कंडेंस्ड है खास पॉइंट पे. जब वो कंडेंसेशन ही कहीं से खत्म हो जाए ना, तो वो ही कहते हैं ओजोन का सुराख है. ठीक है. वो दुनिया में जो था वो काफी बड़ा हुआ था ओरिजिनली, फिर अब सेंटर से वो भर गया हुआ है. ये बात रियलिटी है, क्योंकि लोगों ने फिर वो चीजें यूज करना कम कर दी, खत्म तो नहीं की. तो ये बात ठीक है. तो वो कंडेंस्ड है एयर की जगह. तो इस तरह समझ ले, जिस तरह स्मॉग होती है या फॉग होती है, वो कि एक खास हाइट पे ज्यादा कंडेंस्ड होती है. ऊपर अगर चले जाओ आप उससे, आप बस में बैठ जाओ, आपको रोड नजर नहीं आता, लेकिन आपको बस के आगे क्लियर नजर आता है. सिमिलरली अगर आप गाड़ी के अंदर हो तो आपको कम नजर आता है. उस पॉइंट पे वो ज्यादा कंसंट्रेटेड होता है. अगर कभी आप इस पे ट्रैवल कर रहे हो ना बच्चे, हजारा मोटरवे पे, तो एक खास जगह आती है हरिपुर के पास जाके, वहां पे थोड़ा सा स्मॉग होता है जरूर हर दफा. वो जगह नीचे है. इस तरह ही ओजोन एक हाइट पे खास जगह जाके कंडेंस्ड है, और वो इतनी ज्यादा इन विड्थ कि वो 2 स्फीयर्स को टच करती है. अब मसला ये होता है कि ऊपर वाला जो सफियर है वो ज्यादा बेहतर है, वही तो आउटर सफियर है जो उसको बचा रहा है. जब आउटर सफियर से थोड़ी सी गैस लूज होकर नीचे आ जाए ना, तो नीचे वाला सफियर ज्यादा डेंजरस है, क्योंकि ये हीट को एस्केप नहीं करने देता. ठीक है. तो आप समझ लो, ऊपर वाला ज्यादा वांटेड है, नीचे वाला अनवांटेड है. वो वांटेड के सेक्शन से अनवांटेड सेक्शन में आना शुरू हो जाता है.
जिससे ये जो कॉन्सेप्ट ये देना चाह रहा था बैड ओजोन और गुड ओजोन और ये सब कुछ करके, ठीक है। मगर दिस इज हाईली टेक्निकल व्हाट आई एम टेलिंग यू, यू डोंट नीड टू राइट दिस इन द पेपर, द ओनली थिंग्स यू नीड टू राइट दिस दैट exists in 2 layers and its depletion would cause these many problems, ठीक है। वो कैटरैक्ट का भी जो मुझे मतलब नहीं आता था वो हमने चेक किया, कैटरैक्ट लेंस के ऊपर जो फॉग आ जाती है उसको कहते हैं क्लाउडिंग इफेक्ट ऑफ द लेंस ऑफ द आई, फिर आइरिस के मसाइल, फिर रेटिना के मसाइल, फिर कोरोना वो कॉर्निया के मसाइल, कोरोना तो मुझे वो मैं हर चीज को कहता हूँ, तो कॉर्निया के मसाइल वो होने चाहिए, फिर स्किन के इश्यूज, फिर दरख्तों पे क्या बैड इफेक्ट्स आ सकते हैं, फिर लैंड पे और फिर मरीन लाइफ पे, ये पता होने चाहिए। इनको खत्म कैसे कर सकते हैं उसके लिए यूएन का क्या अकॉर्ड है। गाइस ये जो यूएन की बातें अभी तक मैंने की है ना, मॉन्ट्रियल का जो समिट हुआ और पेरिस का जो समिट हुआ, ये प्लीज आप लोगों ने ध्यान से नोट करके रखने हैं। उसकी रीजन ये है कि करंट अफेयर्स के पेपर में या वर्ल्ड अफेयर्स के पेपर में ऐसे में वैसे हमारी दफा तो आया था, तो यूएन हमेशा हाईलाइट होता है बिकॉज दैट इज द ओनली बॉडी इन द वर्ल्ड व्हिच इज एक्चुअली रिलेटेड टू ऑल द कंट्रीज, ठीक है। वो कंट्री वही कंसिडर होता है जो यूएन का मेंबर हो, ठीक है। अब इजराइल एफर्ट्स करें, इजराइल कंट्री तो है, आधी से ज्यादा पाकिस्तान, अक्सर ज्यादा दुनिया नहीं मानती, मुसलमान दुनिया सारी नहीं मानती, लेकिन सिवाय इजिप्ट के और टर्की के। तो लेकिन क्वेश्चन अगेन बैक हुई है कि भाई ये सब कुछ है, मान रहे हैं सब कुछ एक्सीलेंट, बट यूएन जिसको रिकग्निशन देता है ना, यूएन के अंदर जो रिप्रेजेंटेटिव होता है जो है, बस वही तो एग्जिस्टेंस का प्रूफ है। पैलेस्टाइन की जगह बहुत थोड़ी सी रह गई हुई है, इजराइल ने ले ली हुई है, लेकिन पैलेस्टाइन की जब तक वो मेंबरशिप रहेगी यूएन की, पैलेस्टाइन एज अ स्टेट कंसिडर होगा। पाकिस्तान का इशू ये है कि पाकिस्तान कश्मीर का इशू इसलिए हाईलाइट नहीं हो सकता, कश्मीर का कोई एम्बेसडर नहीं है, कश्मीर का एम्बेसडर पाकिस्तान है और पाकिस्तान के अपने ऑब्वियसली अल्टीरियर मोटिव्स हैं उस चीज को लेकर। तो ये एक बहुत बड़ी रियलिटी है, ठीक है। तो जिस कंट्री को भी टेक्निकली आजादी देनी हो ना इन्होंने, उसको वो यूएनशिप की मेंबरशिप देते हैं। यानी कि नॉर्थ सूडान, साउथ सूडान जब इन्होंने कहा अलग अलग है तो डिक्लेयर हो गया अलग अलग है, फिर उन्होंने कहा भाई अब तुम्हें अलग से मेंबरशिप देंगे। वो बेसिक गेम है यूएन, ठीक है। दुनिया के सामने जो गेम है ना वो यूएन है। यूएन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट बॉडी इन द वर्ल्ड, मेरा जाती ख्याल। Having said this, we'll technically move on. जी गाइस, उसके बाद ओजोन खत्म हो गई, और ये आप लोगों ने ना यूएन के फैक्ट्स प्लीज याद रखने हैं, और इनके ऊपर जो भी डिस्कशन होगी वो हम करेंगे। अच्छा, एक और फैक्ट यार गाइस मैं पढ़ रहा था उस दिन, आप लोग वो प्लीज नोट कर लो। वैसे तो वो मेरे से रिलेटेड नहीं है, करंट अफेयर्स ज्यादा रिलेटेड है। जो लास्ट समिट हुआ है ना ह्यूमन राइट्स का इन द ईयर 2021, ठीक है, यूएन, उसके अंदर इजराइल ने और अमेरिका ने वोट किया है अगेंस्ट फूड एज अ ह्यूमन राइट के। ये बड़ी अजीब बात है, ठीक है। फूड तो फंडामेंटल राइट है ना, बंदा जिंदा ही नहीं रह सकता उसके बगैर। लेकिन इस बात को 2 कंट्रीज ने नो किया है, एक इजराइल ने और एक यूएस ने, बिकॉज यूएस के भी जहां जहां ऑक्यूपेशंस है वहां भी वो लोगों को फूड नहीं देते, और इजराइल ने लैंडलॉक किया हुआ है पैलेस्टाइन को, उनको भी वो फूड नहीं देना चाहते, तो उनको भी उन्होंने ये डिक्लेयर किया हुआ है कि ये जो पैलेस्टाइन है ना, ये फूड इनको इनका राइट ही नहीं है फूड पे, ठीक है। ये वाली जो बात है, सो दिस आल्सो काइंड ऑफ आर्गुमेंट, इफ यू आर मेकिंग एन आंसर टू एनी क्वेश्चन, तो अगर आपने उसके अगेंस्ट में भी चीजें लिखनी है कि ह्यूमन हैज फेल्ड एंड दिस इज द केस, तो आप ये वाली बातें कोट कर सकते हैं। मूविंग ऑन फॉरवर्ड गाइस, हम आगे क्लाइमेट चेंज के ऊपर। अच्छा, अब एक तो ये मसले चल रहे थे जो हमने सारी बातें की, उसके ऊपर एक क्लाइमेट चेंज का मसला है। पोल्यूशन तो एक अपनी जगह मसला है, स्मॉग एक अपनी जगह मसला है, एयर पोल्यूशन, लैंडफिल्स, लैंड पोल्यूशन, सी की पोल्यूशन, नॉइज पोल्यूशन, एसिड रेन्स एक और मसला है, ओजोन का एक और मसला है। सबसे बड़ा मसला जो है ना वो क्लाइमेट चेंज है। क्लाइमेट चेंज और ओजोन में जो डिफरेंसेस हैं वो भी हमें पता चल जाएंगे। क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग बड़ी करीब करीब है, इनमें भी जो मसले होंगे वो भी हमें पता चल जाएंगे, वो भी बताते हैं इंशाल्लाह। जी, उसके बाद व्हाट ह्यूमन एक्टिविटीज आर इफेक्टिंग क्लाइमेट। सब तो पहले ही पता होना चाहिए ना कि हम ऐसा क्या कर रहे हैं जिससे क्लाइमेट खराब हो जा रहा है। Number 1, carbon dioxide from fossil fuels release about 6 billion tons of carbon each year to the atmosphere. ठीक है, 6 billion tons of carbon each year to the atmosphere. That is a lot. ये कार्बन एमिशंस कोई कार्बन क्रेडिट्स के थ्रू डील करने के लिए पेरिस एग्रीमेंट हुआ था जिसमें ट्रिपल सी बना था, ठीक है।
कि वो कार्बन सर्टिफिकेट्स होंगे जो देंगे Atmospheric carbon dioxide concentrations have increased nearly 32%. अभी recent times से 32% ज्यादा बढ़ गया. Methane from agriculture, livestock, landfills, industries have increased by 133%. ठीक है? And that is very sad because मीथेन जो गैस होती है वो तो बर्न कर सकते हैं. एग्रीकल्चर, लाइवस्टॉक और लैंडफिल से अगर ये 133% इंक्रीज हो गया मीथेन, तो ये एज अ फ्यूल यूज हो सकती है, लेकिन वो जाया हो रही है, हम लोग यूज नहीं कर रहे. उसके बाद अगर नाइट्रस ऑक्साइड फ्रॉम एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री हैज इंक्रीज्ड बाय 15%, दैट्स आल्सो वेरी लॉट. Change in land use and land cover releases 1 billion tons of carbon plus other gases. अच्छा, चेंज इन लैंड यूज बेसिकली कि वो जगह जो पहले खेत थे या वेजिटेशन थी या फॉरेस्ट थी या जंगल थी, वहां भी कॉन्क्रीट सिटीज बन गई हैं. ठीक है, सबसे जिंदा मिसाल जी हमारी अब्बाद है. अब्बाद में पहले ये सारे दरख्त होते थे और जब होती थी और ये पहाड़ों के ऊपर दरख्त होते थे. इवन जो पे हमारा कॉलेज जब बना था ना, तो वो पहाड़ की टॉप पे अकेली जगह थी और यकीन माने कोई 1.5-2 किलोमीटर चल के गिराने में से अंदर ऊपर जाना पड़ता था कॉलेज यूज करने के लिए. The other day I went to the college and it was surrounded by houses and houses and people have made that. तो वहां पे प्रॉपर पहाड़ था, वहां पे प्रॉपर दरख्त थे. पहले तो इन्होंने कॉलेज बनाया, फिर ऊपर से क्या मसला हुआ कि इन्होंने वो जगह भी जो दरख्तों के लिए यूज हो रही थी, वो इन्होंने अपने लिए यूज करनी शुरू कर दी. ठीक है, अपने लिए से मुराद है कि रहने के लिए. So that is the case. Change in land use and land crosses 1 billion tons in carbon plus and other gases. Okay, moving on. What is climate? Changes in sun's output, Earth's orbit, volcanic eruptions, greenhouse gases. अब क्लाइमेट चेंज होता किन 4 मेजर रीजंस की वजह से है. फर्स्ट ऑफ ऑल सन's आउटपुट. गाइस, सन की आउटपुट सबसे इंपॉर्टेंट है. जितनी लाइफ है ना दुनिया पे, वो एक्चुअली सन के साथ है. और एक और बात बताता हूँ बंदर की, जितनी ओवरऑल एस्थेटिक है ना दुनिया में, वो मून की वजह से. ठीक है, सन इज द बॉडी एंड मून इज द सोल. ट्राई रिमेम्बरिंग दीस वर्ड्स. मूविंग ऑन जी. सन के आउटपुट अगर कम हो जाए ना, फॉर एग्जांपल धूप ही ना निकले काफी अरसे से, मैं तो इधर आई वाज हियर एज वेल एज इन क्वारंटाइन. यार गाइस, धूप ही नहीं निकल रही थी जब, तो धुंध थी, इतनी स्मॉग सा था. ठीक है, इतना कोई बुरा टाइम गुजरा है मेरा. मीनिंग के सन ना हो तो फसलें नहीं पकती, लैंड गर्म नहीं होता, जमीन के और मसाइल होते हैं. तो सन की आउटपुट इज द मेजर चेंज. सन की अपनी आउटपुट तो वही है ना. हम अब सनलाइट जमीन तक नहीं पहुंचने देते ड्यू टू स्मोक एक्सेट्रा, तो उससे बहुत इफेक्ट होता है. ठीक है, मूविंग ऑन. अच्छा, एक और चक्कर भी है वैसे, वो थोड़ा सा वो भी मैं बता देता हूँ यहाँ पे कि हर प्लैनेट का ना अपना एक हर प्लैनेट का नहीं, हर सन का ना दुनिया में, या हर प्लाज्मा बॉडी का दुनिया में ना एक अपना लाइफ साइकिल होता है. और वो धीरे धीरे गर्म ही होता जाता है, ये रियलिटी है. और फिर वो एक सुपरनोवा एक चीज होती है, वो यानी कि फटता है और फिर वो ब्लू ड्वार्फ बन जाता है. हमारे सन के बारे में ये प्रेडिक्शन है कि ये ब्लू ड्वार्फ होगा. एक ये रियलिटी है कि सन आहिस्ता आहिस्ता ना उसकी आंच तेज हो रही है, ये बात सच है. मगर वो इतना लॉन्ग टर्म इफेक्ट है कि हमारे लाइफ टाइम्स में उससे फर्क नहीं पड़ेगा. यानी कि सन का बिहेवियर, एक नॉर्मल लाइफ स्पैन पाकिस्तान में 60 इयर्स है, दुनिया में तकरीबन 78 है, और गिलगित हफ्जा वगैरह में ना 9800 प्लस है. अच्छा, तो नॉर्वे वगैरह कंट्रीज में 100 प्लस. तो वो जो लाइफ स्पैन है ना ओवरऑल, वो उसके अंदर इफेक्ट नहीं पड़ता. ठीक है, वैसे एक रियलिटी है कि सन का टेम्परेचर ऐसे बढ़ रहा है, लेकिन वो एक लाइफ टाइम में उसका इफेक्ट इतना नहीं होता. अर्थ के ऑर्बिट का क्या मसला होता है गाइस? अर्थ जो है ना, वो एग्जैक्टली चक्कर नहीं ना लगाती सन के गेट, वो एक बड़ा टेढ़ा सा चक्कर लगाती है. उसके अंदर ऑर्बिट में वो किस पॉइंट पे बड़ा फर्क पड़ता है. ठीक है, अगर वो ऑर्बिट की डायरेक्शन जरा सी भी चेंज कर लेना तो बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा. ठीक है, अगर पोलैरिटी चेंज कर देना, तो एक रिसर्च है उसके मुताबिक ना, अल्लाह माफ करे, अगर अर्थ अपना ऑर्बिट मेरा ख्याल है 15% चेंज करे ना, तो 1 बिलियन बंदा मरता है. ठीक है, ये बहुत ज्यादा है. मूविंग ऑन. वोल्केनिक इरप्शन, वोल्केनो जो होता है. अच्छा हाँ, और अर्थ का जो असल में सारा का सारा हीट है ना, वो अर्थ की कोर में जो लावा है ना, जो मैग्मा जैसे कहते हैं, मेंटल जो अर्थ की जगह है वो वाली, जहाँ हर चीज पिघली हुई फॉर्म में, वहां पे सारी गेम है. ठीक है, अब वोल्केनिक इरप्शन से ये होता है कि वो लावा बाहर आ जाता है. वो लावा बाहर तो आ जाता है, नुकसान भी करता है, लेकिन वो सूख जाता है.
उससे उस जगह का ओवरऑल टेम्परेचर लिवेबल नहीं रहता। वो हीट जिसको प्लांट्स एब्जॉर्ब कर रहे थे, ह्यूमंस एब्जॉर्ब कर रहे थे, वो खत्म हो जाती है। अकॉर्डिंग टू थ्योरी, अगर अर्थ का 30% लावा खत्म हो जाए ना, मैग्मा चला जाए, तो अर्थ को इररिप्लेसेबल डैमेज हो जाएगा, यानी कि लोग नहीं रह सकेंगे। उसके बाद आ गया ग्रीन हाउस गैसेस। ग्रीन हाउस गैसेस वही जो अभी हमने डिस्कस की थी थोड़ी देर से पहले, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रस डाइऑक्साइड, ये सारी की सारी जो है ये ग्रीन हाउस गैसेस होती हैं। ग्रीन हाउस गैसेस इनको इसलिए कहते हैं कि इस गैस की अगर लेयर आ जाए ना, तो जो हीट आ जाती है वो ट्रैप हो जाती है, वो बाहर नहीं जा सकती। ठीक है, सो ग्रीन हाउस के अंदर करते ही ये इफेक्ट है फिजिकली, लेकिन वो थोड़ा सा इफेक्ट करते हैं अपने फायदे के लिए। इन गैसेस की वजह से ओवरऑल अर्थ पे ही एक ग्रीन हाउस बन रहा है, जिसकी वजह से इसमें मतलब ओवन बन जाना है, आप समझे। अच्छा जी, फिर आ गया जी, ये बड़ा फिट किसी ने मीम था, इसकी है ग्लोबल वार्मिंग वर्सेस क्लाइमेट चेंज। ठीक है, गुड न्यूज, एट द करंट रेट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग वी शुड बी एबल टू जस्ट स्विम ओवर देम एंड ईट हिम इन अंडर 5 years। सी लेवल राइज, राइट। अच्छा, सो ग्लोबल वार्मिंग ये है कि अर्थ का टेम्परेचर ऐसे ऐसे बढ़ता जाएगा। क्लाइमेट चेंज ये है, उस टेम्परेचर की वजह से चीजें आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएंगी। मीनिंग कि ये जो अब शार्क्स आपस में बात कर रही है ना, ये बात पता है क्या कर रही है? वो कह रही है कि इधर से ग्लेशियर्स पिघलेंगे। अच्छा, अगर ग्लेशियर हो ना, तो वो उसमें बहुत ज्यादा पानी इकट्ठा हुआ होता है। अगर वो पिघल जाए तो पानी की क्वांटिटी बहुत ज्यादा हो जाती है। अगर वो पानी की क्वांटिटी जैसे ही ज्यादा होगी, तो ये शार्क दूसरे शार्क को कह रही है ये अभी हमें पकड़ रहा है ना, तो ये पानी के नीचे आ जाएगा, फिर इसको हम पकड़ेंगे, फिर इसको हम बताएंगे चक्कर क्या है। सो दिस इज वन ऑफ द रियलिटी। सो ग्लोबल वार्मिंग इज ग्रेजुअल राइज इन अर्थ्स टेम्परेचर, अर्थ्स बेसिक एवरेज टेम्परेचर पर ईयर। क्लाइमेट चेंज इज द एडवर्स इफेक्ट ड्यू टू इट। उसमें सिर्फ गर्मी नहीं होगी, एक थियरी ये भी है ग्लोबल वार्मिंग की, कि इतना टेम्परेचर बढ़ जाएगा ना कि उसको पूरा करने के लिए बर्फ पड़ेगी। ठीक है, एंड देन वील बी इन द आइस एज। ये सबसे ज्यादा डरावनी थ्योरी है। जो थ्योरी पूरी पूरी हो रही है ना, वो सन स्पॉटिंग थ्योरी उसको कहते हैं। वो भी प्लीज आप लोग ये वर्ड यूज कर लें, सन स्पॉटिंग। उससे ग्लोबल वार्मिंग में बेसिकली ग्लोबल डिमिंग होगी। ग्लोबल डिमिंग से मुराद है इतना धुआं होगा ना कि सन नीचे नहीं आएगा, फिर फसलें नहीं हो सकेंगी, और फिर लोग भूखे मरेंगे। आपने अगर कोई ऐसी मूवी भी देखी हो ना, फिफ्थ एलिमेंट एक मूवी है, या उसमें दिखाते हैं नीचे जो है ना वो स्मोक ही स्मोक है। तो ये वी आर अनफॉर्चुनेटली हेडिंग टुवर्ड्स इट। ये जो स्मोक है सारा, ये वही मसला है कि सूरज जमीन तक नहीं आ सकता, सूरज की लाइट, दिस इज डेंजरस। अच्छा जी, उसके बाद मसला आ गया नेचुरल वर्सेस इनहैंस्ड ग्रीन हाउस इफेक्ट। एक होता है नेचुरल ग्रीन हाउस इफेक्ट, और एक अनफॉर्चुनेटली हमारी हरकतों की वजह से इनहैंस हो गया ग्रीन हाउस इफेक्ट बहुत ज्यादा। इनमें क्या फर्क होता है? लेफ्ट जो हमारे पास है ना पिक्चर, ये शो करती है नेचुरल ग्रीन हाउस इफेक्ट को। ग्रीन हाउस इफेक्ट की थोड़ी सी गैसेस होती हैं, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, वाटर के मॉलिक्यूल्स एटसेट्रा, इन्होंने दिखाया। सोलर रेडिएशन आती है एटमोस्फियर में, और फिर वो री रेडिएटेड हीट, यानी कि पहले वो अर्थ एब्जॉर्ब करती है सारा दिन में, रात को रिलीज करती है। उसमें से कुछ जो होती है ग्रीन हाउस की वजह से वापस आ जाती हैं, तो बाकी हीट वापस चली जाती है। दिस इज द टोटल स्टोरी, दिस इज व्हाट हैपेंस। अब हमने ये जो रेड वाला लेयर है ना, ये इतना ज्यादा कर लिया है, इतना ज्यादा कर लिया है कि अब ऊपर से तो सोलर रेडिएशन आ जाती है, क्योंकि उसके पीछे सोर्स होता है सन का। जब जब वो अर्थ एब्जॉर्ब कर लेती है ना, फिर वो उसको दोबारा बार भेजने की कोशिश करती है। दोबारा बार भेजते हुए ये ब्लैंकेट जो है ये इतना तगड़ा होता है, ये उसको एस्केप ही नहीं होने देता, और इतनी देर में ये हीट वापस नीचे आती है, और फिर सन दोबारा निकल आता है, अगले दिन सुबह भी हो जाती है ना, फिर दोबारा रेडिएशन दोबारा नीचे देने लग जाता है। सो जो रेडिएशन यहाँ पे आती है वो इस ब्लैंकेट की वजह से ट्रैप हो जाती है। दिस इज द ओरिजिनल कॉज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग इन द वर्ल्ड। ठीक है, अब एक तरीका ये है कि हम इन गैसेस की शेल को ही रिड्यूस करें। वो कोविड के दौरान ना, जबकि वो लॉकडाउन लगा था ना दुनिया में आज से 2 साल पहले, तब बहुत ज्यादा अच्छा इफेक्ट हुआ था उसका। ठीक है, कि वो कोई कोई इंडस्ट्री नहीं चल रही थी, जहाज भी नहीं चल रहे थे, कुछ भी नहीं चल रहा था, गाड़ियां भी नहीं चल रही थी, लॉकडाउन हुए हुए थे दुनिया में हर जगह। तो ये हरकत हुई थी, और उससे बहुत ज्यादा ओजोन को फायदा हुआ था, यानी ग्लोबल वार्मिंग बड़ा बुरा इफेक्ट पड़ा था। आपको शायद याद हो लास्ट ईयर लाहौर में स्मॉग भी नहीं हुई थी, क्योंकि इसीलिए वो नहीं हुआ था। अच्छा जी, उसके बाद हमने पहले भी पढ़ा है, नहीं पहले नहीं पढ़ा, अभी हम दोबारा पढ़ लेते हैं। ग्रीन हाउसेस गैसेस कौन कौन सी होती हैं? कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, वाटर वेपर्स एंड ओजोन।
ठीक है। ये सारे मिलके ऐसे ग्रीन हाउस बनाते हैं, वो एक छतरी सी बना लेते हैं, एक लेयर सी बना लेते हैं अर्थ के ऊपर, जिससे वो पार नहीं जा सकता। सबसे ज्यादा इसमें बुरी चीज कार्बन डाइऑक्साइड होती है, मीनिंग कि जो फोर्सिंग ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस, ग्लोबल एमिशंस, कार्बन डाइऑक्साइड का बहुत ज्यादा सीन है। और अभी हमने कितना पढ़ा है, 6 बिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड पर ईयर प्रोड्यूस होती है, यानी कि 6 बिलियन टन ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड ऐड होती है। ये ब्लैंकेट 6 बिलियन टन इसके अंदर ऐड होता है, इंक्रीज होता है। ये बहुत गलत बात है। ओके, नाउ वी हैव ट्रेंड्स इन, यार ये अच्छा, ये बेसिकली बात ये प्रूव करती है। असल में ना एक और भी मसला है, एक तो इतनी बातें हैं जो कि सही हैं या नहीं सही, ऊपर से ना असल मसला पाकिस्तान का भी, वैसे मेरे ख्याल जाती ख्याल से आजकल ये बहुत बड़ा मसला बन रहा है पाकिस्तान में भी, मिस इन्फॉर्मेशन गाइस बहुत ज्यादा है। यानी कि लोग ऐसा कोई अखीर किस्म का झूठ बोलते हैं कि बंदा कहता है यार हुआ क्या मेरे साथ। यानी कि मुझे तो कभी लगता है जिंदगी में जितने मसाइल है ना, वो बचपन में आते थे, ये एसएमएस 10 लोगों को फॉरवर्ड करो नहीं तो तुम्हारे साथ बहुत बुरी होगी। मुझे लगता है मैंने वो मैसेज फॉरवर्ड नहीं किए हुए ना। अब आप यूट्यूब का कोई चैनल लगा लें, हकीकत टीवी या कोई, वो कोई और ही बातें कर रहे हैं और अपने पास से ही बातें कर रहे हैं ना। इसी तरह ये लोग सिर्फ पाकिस्तान में नहीं है, ये लोग पूरी दुनिया, ये ग्लोबल फिनोमेनन है, हर बंदा अपने पास से कोई ना कोई बात कर रहा है। अब उससे ये होता है कि लोगों ने एक दफा मशहूर कर दिया कि जी ये तो झूठ बोलते हैं, हरामखोर। इन्होंने खुद तरक्की कर ली है, जिन लोगों ने भी कर ली है, जिन्होंने इंडस्ट्रीज लगा ली, जिन्होंने प्लांट्स लगा लिए, जिन्होंने मैन्युफैक्चरिंग कर ली, कुछ भी कर लिया, तो वो बड़े कमाल लोग हैं। लेकिन वो हमें कहते हैं तुम लोग ना, इसलिए वो कहते हैं कि भाई आपके लिए ना हम ना कार्बन डाइऑक्साइड की, एटमॉस्फेयर कार्बन डाइऑक्साइड, वो कहते हैं हम आपके लिए ना, आप लोग कार्बन एमिशंस ना करें, ठीक है। नाउ और ये सब कुछ झूठ है, ये एक मिथ है। ऐसे लोग हैं दुनिया में, कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग शॉर्मिंग ड्रामा है, क्लाइमेट चेंज ड्रामा है, कोरोना ड्रामा है, कोई मसला नहीं है। और ये हम लोग में भी है और ये पूरी वर्ल्ड में भी है। ये जो ग्राफ बेसिकली ना ये शो करता है उसे कि एंटार्क्टिक का जो सरफेस टेम्परेचर है वो प्री ह्यूमन इंडस्ट्रियल कार्बन डाइऑक्साइडेशन और ह्यूमन कंट्रीब्यूटेड कार्बन डाइऑक्साइड, इन सब का क्या क्या इफेक्ट है टेम्परेचर के ऊपर। अब देखते जाए हम, जिस तरह ही मतलब एक बढ़ता है दूसरा भी उसके साथ साथ चेंज हो रहा है। ये एग्जैक्ट ग्राफ ये प्रूव करता है कि दे आर कोरिलेटेड, मीनिंग कि ये पहले इस तरह होता था कि अंटार्कटिक का जो टेम्परेचर था वो कार्बन डाइऑक्साइड के एमिशन से कम ज्यादा हो रहा था, बिल्कुल उसके साथ साथ हूबहू। बाद में क्या हुआ, ये जो येलो वाला सीन है ना, ह्यूमंस ने जब कार्बन डाइऑक्साइड दी तो वो औकात से ही बाहर हो गया, क्योंकि वो एक इकोसिस्टम था। आपने उसमें एक्सटर्नल कोई चीज डाली, वो बिल्कुल ही आउट हो गया। मीनिंग कि आप एक खास आंच पे रोटी पका रहे थे, आपने जरा सी और आग दी, रोटी जल ही गई, वो यूजलेस हो गई, ठीक है। सो दिस इज व्हाट दिस पिक्चर इज शोइंग कि ह्यूमन कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन से इफेक्ट होता है टेम्परेचर को, ठीक है। ये एक उसकी और एग्जांपल है। इसमें बेसिकली क्या है, यहाँ पे हमारे पास एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर है, कार्बन डाइऑक्साइड का सरफेस टेम्परेचर है, और फिर कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशंस हैं, और फिर आ गया 95% अनसर्टेनिटी रेंज। अब ये भी एक बड़ा जबरदस्त बात है। वो कहते हैं कि अनसर्टेनिटी बहुत ज्यादा है हमारी, या तो कॉन्टिन्यूस कार्बन डाइऑक्साइड प्रोडक्शन होना, तो उसके हिसाब से इफेक्ट देखे जा सके, उसके हिसाब से आप प्लान कर लो। वो एग्जैक्ट उतनी है भी नहीं, वो कभी ज्यादा जाती है कभी कम हो जाती है, ठीक है। And the best way to get rid of carbon dioxide is by planting trees. The billion tree tsunami concept was on this concept कि पाकिस्तान अपने कार्बन डाइऑक्साइड एमिशंस को ऑक्सीजन एमिशंस में कन्वर्ट करेगा by planting trees, ठीक है। ओके, उसके बाद आ जाते हैं जी हम कि ग्लोबल GHG एमिशंस पर सेक्टर। अब हम वो जो ग्लोबल वार्मिंग को हेल्प करते हैं एमिशंस, उनको पर सेक्टर चेक कर लेते हैं क्या क्या मसला है। गाइस सबसे ज्यादा क्या करता है इसके अंदर, हमें एनर्जी सप्लाई। ये जो इलेक्ट्रिसिटी के लिए हम प्लांट्स लगाते हैं ना, न्यूक्लियर तो खैर ग्रीन होता है वैसे, लेकिन न्यूक्लियर डेंजरस होता है, सोलर ग्रीन होता है, आई एम रियली सॉरी। न्यूक्लियर होता है, न्यूक्लियर पे रियूजेबल एनर्जी होती है। फिर आ गया हमारे पास जो कोल है या जो थर्मल है, ये वो सबसे बड़े कंट्रीब्यूटर्स ये हैं, ठीक है। उसके बाद फॉरेस्ट के अंदर से भी कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है, ऑब्वियसली देयर आर एनिमल्स एंड स्टफ। एग्रीकल्चर भी काफी बड़ा पार्ट प्ले करता है। एनर्जी के बाद सबसे ज्यादा इंडस्ट्री जो है ना वो डेंजरस है, फिर ट्रांसपोर्ट डेंजरस है, फिर रेजिडेंशियल बिल्डिंग कंपोनेंट्स इस तरह से।
तो आप लोगों को सारा तमाम तो याद रखने की जरूरत नहीं है, आप लोग बस बेसिकली रखें कि वेस्ट एंड वाटर वेस्ट से जो कार्बन एमिशंस होते हैं वो 2.8% होते हैं, सबसे कम इससे होते हैं, सबसे ज्यादा एनर्जी सप्लाई से होते हैं या इंडस्ट्री से होते हैं। इंडस्ट्री सप्लाई और इंडस्ट्री करीब करीब है, ठीक है। आप लोगों को मैक्सिमम इस तरह बड़े फैक्टर्स याद रखने पड़ने चाहिए, आपको एग्जैक्ट वैल्यूज नहीं होने चाहिए। हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, सॉरी डोंट गेट मी रॉन्ग, अगर एग्जैक्ट वैल्यूज हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ओवरऑल आपको आइडिया होना चाहिए कि आप क्या कह रहे हो और क्या हो रहा है, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद क्या मेजर इंडिकेटर्स ऑफ करंट क्लाइमेट चेंज। करंट क्लाइमेट चेंज के जो मेजर इंडिकेटर्स हैं वो कौन कौन से हैं? Average global temperature has risen 1 degree Fahrenheit in past 100 years with high latitude increase of 4 degree Fahrenheit. अच्छा जी, करंट टेम्परेचर ओवरऑल वर्ल्ड में ना 1 डिग्री बढ़ा है और लैटिट्यूड्स के हिसाब से मीनिंग ये इक्वेटर के आसपास की जो वेरिएशन है वो 4 डिग्री फ़ारेनहाइट ज्यादा बढ़ा है। दैट इज अ लॉट ऑफ डिग्रीज। Seasons in the US and Europe have shifted by 1 week in the past 50 years. हमारे यहाँ इससे ज्यादा ऑलमोस्ट शिफ्ट हुआ है, ठीक है। मीनिंग कि सीजन इन द यूएस एंड यूरोप हैव शिफ्टेड बाय 1 वीक इन द पास्ट 50 इयर्स। एक वीक के से लेट हुआ है। फॉर एग्जांपल पहले 25 दिसंबर को ना बर्फ पड़ती थी, तो इस बार जनवरी में बर्फ पड़ी है, दिसंबर में नहीं पड़ी, ठीक है। इसका मतलब है एक टाइम आएगा जून में बर्फ पड़ा करेगी, ये रियलिटी है। तो इस तरह सीजन शिफ्ट होते हैं जिनसे फिर सारी की सारी प्लानिंग, सारी चीजें, सारे डिजाइन खराब हो जाते हैं। फिर आगे आप प्रेसिपिटेशन पैटर्न्स आर चेंजिंग। प्रेसिपिटेशन बेसिकली ओवरऑल कहते हैं कि कोई भी पानी कहीं भी सूखे, इवन जो पसीना भी सूखता है उसको प्रेसिपिटेशन कहते हैं। अब चूंकि टाइमलाइंस डिफरेंट है, डिफरेंट टेम्परेचर टाइम्स हैं, डिफरेंट और चीजें हैं, तो प्रेसिपिटेशन के पैटर्न्स जो है ना वो भी डिफरेंट होते जा रहे हैं। उससे क्या होता है कि वाटर की प्रेसिपिटेशन के टाइम्स डिफरेंट हो गए, क्लाउड्स की मैन्युफैक्चरिंग डिफरेंट हो गई और फिर रेन डिफरेंट हो जाएगी। दिस इज नॉट गुड। फिर आगे स्पीशीज आर माइग्रेटिंग हायर एंड टुवर्ड्स द पोल्स। यार ये सबसे बड़ा मसला है। जो स्पीशीज है ना लिविंग की, वो इतना ज्यादा गर्मी हो चुकी है नीचे कि वो यहाँ रह ही नहीं सकते, वो पोल्स की तरफ या ऊपर ठंडे इलाकों की तरफ ही जाते हैं, ठीक है। इससे वाइल्ड लाइफ ही खत्म हो रही है इक्वेटर की तमाम कंट्रीज की, एंड दैट इज वेरी वेरी डेंजरस। हमने अपना पाकिस्तान में कहना चाहिए, इंडिया में कहना चाहिए, पाकिस्तान में जो लास्ट टाइगर था ना, फिजिकल टाइगर जो था, वो मारा था 80-100 इयर्स पहले। उसकी पिक्चर्स भी हैं, एक राजा था उसने हंट किया था उसे। तो वो अब टाइगर्स खत्म हो गए हैं, अब पाकिस्तान में लेपर्ड्स हैं, ठीक है। और लेपर्ड्स की भी हंटिंग शंटिंग चल रही है, मारखोर की चल रही है, वो भी एक्सटेंट हो गए, तो अपने वाइल्ड लाइफ ही खत्म हो जाएगी। वाइल्ड लाइफ खत्म हो गई तो फिर जंगल का कॉन्सेप्ट खत्म हो जाएगा। ये भी हो सकता है कोई स्पीशीज हो वो इतनी ज्यादा हो जाए कि वो ही आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए। फॉर एग्जाम्पल क्रो है या मंकी है, ये इतना आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगा कि समझ नहीं आएगी क्या करना। So these are one of the few problems which actually climate change। उसमें से एक ये है कि जो species हैं वो पोल्स की तरफ जा रही हैं, उनको टेम्परेचर चाहिए वो ठंडा होता जा रहा है ऊपर, और ऊपर पोल्स पे जो स्पीशीज रहती है ना, पेंगुइन्स या पोलर बियर्स, वो पोल भी खत्म हो रही है, पोल में भी बर्फ खत्म हो रही है, तो वो वैसे ही खत्म हो रही है, वो बर्फ पे रहते हैं भाई, बर्फ है ही नहीं तो ना, तो मर जाना है और है, ठीक है। Acha, guys, we have 1 minute and then our this stuff is going to end. After, if you guys have 5 minutes break, exactly 5 minutes break. 7 minutes break. At 9:35, I'm going to again share the link which you guys are going to join. We are going to proceed forward. आज हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं 10-12 मिनट और फिर हम डिसाइड करते हैं कि कल हम कितने बजे कौन कौन सी क्लास लेंगे, ओके। Having said this, please keep your questions ready while we are back. We'll be back by 9:35. ये थोड़ा सा टाइम इसलिए लगता है गाइस बीच में, क्योंकि वो जो वीडियो होती है ना वो प्रोसेस होनी होती है Zoom के थ्रू, जो रिकॉर्डिंग हम कर रहे हैं, ठीक है। Thank you so much. We'll see you in within 7 minutes.